कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 32वें वीडियो में आज हम सी प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाले कॉल बाय वैल्यू एवं कॉल बाय रेफरेंस के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और हम बहुत डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस होते क्या हैं। प्रोग्रामिंग में जब हम किसी फंक्शन को डेटा भेजते हैं तो हम पिछले कई वीडियोस से फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने देखा था कि हम फंक्शंस को जब कॉल करते हैं तब हम क्या करते हैं, हम डेटा भेजते हैं। ठीक है, डेटा भेजते हैं किसको, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिखी गई है हम वहाँ पे क्या करते हैं, डेटा भेजते हैं। उन्हीं को हम पैरामीटर कह रहे थे, तो उसे पैरामीटर पासिंग कहते हैं। तो पैरामीटर पासिंग किसको कहते हैं, जब हम फंक्शन को डेटा भेजते हैं। इसको मैं आपको बना के बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है ऐड नाम का, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये दो इंटीजर वैल्यूज़ को इनपुट में ले रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ से फंक्शन कॉल किया गया है वहाँ से दो इंटीजर वैल्यू भेजी गई होंगी, तो उन दो इंटीजर वैल्यू को रिसीव करेगा। रिसीव क्यों करना है, क्योंकि ऐड नाम का फंक्शन है, ये दो नंबर को ऐड करेगा, तो हम दो नंबर एज अ इनपुट लेंगे और ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा आंसर जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, अब रिटर्न क्या करेगा, a प्लस बी का सम। ठीक है, a प्लस बी का जोड़ रिटर्न करेगा। ओके, तो ये है फंक्शन की डेफिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमने लिखा इसको हम बोलते हैं फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं डेफिनेशन। अब देखिए इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का नाम ऐड है तो हमने ऐड लिखा और दो हम वैल्यूज़ जो कि दो इंटीजर वैल्यूज़ है हम यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन में दो इंटीजर वैल्यू हम भेजेंगे, तो दो नंबर जो भी हमें ऐड करने हैं हमने वो दो नंबर यहाँ से भेज दिए, है ना। यहाँ से ये क्या है, ये हमने फंक्शन कॉल लिखा है, ये फंक्शन कॉल है। ठीक है, और ये फंक्शन का डेफिनेशन है, तो दो वैल्यूज़ हमने भेजे। तो अब देखिए ये जो दो वैल्यूज़ है ना, इन्हीं को हम कहते हैं पैरामीटर, यही पैरामीटर कहलाते हैं। और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो ये दो वैल्यूज़ भेजी जाती हैं फंक्शन डेफिनेशन को। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ 10 और 20 भेजी जाती हैं फंक्शन कहाँ पे, फंक्शन डेफिनेशन में। ये फंक्शन डेफिनेशन है ना, यहाँ पे दो वैल्यूज़ भेजी जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर पासिंग। ठीक है, ये जो दो है ना, दो वैल्यूज़, इनको पैरामीटर कहते हैं। और जब इन पैरामीटर्स को हमने पास किया, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर पासिंग। उससे क्या होता है, उससे दो वैल्यू गई हैं, ये दो वैल्यू ए और बी में चली जाएंगी और दोनों का सम होके हमें आंसर रिटर्न में मिल जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रोग्रामिंग में जब हम किसी फंक्शन को डेटा भेजते हैं, ये देखिए किसी फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं, तो उसे पैरामीटर पासिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैरामीटर पासिंग। यह मुख्य रूप से दो तरीक़ों से किया जाता है। तो अब जो हम वैल्यू भेज रहे हैं ना, जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, ये पैरामीटर पासिंग दो तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, जो पहला तरीका है वो है कॉल बाय वैल्यू और जो दूसरा तरीका है वो है कॉल बाय रेफरेंस। हम दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू में जब हम किसी फंक्शन को वेरिएबल पास करते हैं तो उस वेरिएबल की सिर्फ एक कॉपी भेजी जाती है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया है कि जब हम किसी फंक्शन को वेरिएबल पास करते हैं, ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए ये जो मैंने फंक्शन कॉल किया है ना, यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल को कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूँ। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, है ना, थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ ताकि आपको ये लाइन समझ में आए जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ना। कई बार हमें कोई ऐसी लाइन मिल जाती है जिसका डायरेक्टली मीनिंग निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं उसको आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये हमने क्या लिखा है, ये फंक्शन का क्या है, डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन है ये। अब मैं यहाँ पे देखो मेन लिखता हूँ। ठीक है, मैंने मेन फंक्शन लिखा, इंट मेन लिख देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। अब इंट मेन के अंदर हमने दो वेरिएबल बनाए, मान लीजिए x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, ऐड फंक्शन को हमने क्या किया, कॉल किया, और जब हमने कॉल किया तो हमने x और y को भेजा। ठीक है, x और y को भेजा और जो आंसर मिलेगा उसको हम एक और वेरिएबल मान लेते हैं कि रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में, या सम नाम का वेरिएबल भी ले सकते थे, इसको भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देता हूँ।
तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर बाद में इस रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे मैंने चेंज इसलिए मैंने किया ताकि मैं आपको इस लाइन को समझा सकूँ। अब आप इस लाइन को पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। देखो, कॉल बाय वैल्यू में जब हम किसी फंक्शन को वेरिएबल पास करते हैं, देखो तो हमने क्या किया, ऐड फंक्शन को हमने वेरिएबल पास किया। कौन कौन से वेरिएबल पास किए, एक्स और वाई, ठीक है। ये दो वेरिएबल हमने पास किया, किसको, इस फंक्शन को। तो उस वेरिएबल की सिर्फ एक कॉपी भेजी जाती है। तो ये जो वेरिएबल है ना एक्स और वाई, इस वेरिएबल की एक कॉपी भेजी जाएगी। देखो यहाँ पे मेन के अंदर क्या है, एक्स और वाई नाम के दो वेरिएबल हैं। एक्स में क्या स्टोर है, 10 स्टोर है, और वाई में क्या स्टोर है, वाई में 20 स्टोर है, ठीक है। तो जब हमने एक्स और वाई भेजा, ठीक है, कहाँ पे भेजा, इस फंक्शन को भेजा, तो एक्स और वाई की एक कॉपी भेजी जाती है। मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 की एक कॉपी, मतलब 10 हम भेज दिए यहाँ पे, ठीक है। और y मतलब 20 की कॉपी, 20 की कॉपी मतलब कि अगर यहाँ पे कोई चेंजेस होगा यहाँ पे, तो उसका प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने डायरेक्ट यही x और y नहीं भेजा है, हमने x और y की कॉपी भेजी है, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हम सिर्फ क्या करते हैं, एक कॉपी या नकल भेजते हैं, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में। इसका मतलब है कि फंक्शन के अंदर अगर हम डेटा बदलते हैं तो ओरिजिनल डेटा में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब इस फंक्शन के अंदर अगर हम इस डेटा को बदलेंगे तो उसका प्रभाव यहाँ पर नहीं दिखेगा, ठीक है। जहाँ से कॉल किया गया है इस फंक्शन को, अगर यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस किया डेटा में तो उसका प्रभाव यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब चेंजेस की बात हमने कर ही दी है, तो मैं आपको थोड़ा सा चेंजेस करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई बात अधूरी न रह जाए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है ना कि इसका मतलब ये हो, फंक्शन के अंदर अगर हम डेटा बदलते हैं, मतलब डेटा को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं फंक्शन के अंदर। तो डेटा को बदलना मतलब क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे हम कर रहे हैं a=a+1, ठीक है, और b=b+1, मतलब हमने क्या कर दिया, डेटा को बदल दिया। a और b, जो a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 20 थी, तो हमने डेटा को बदल दिया। और डेटा को बदलने के बाद हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न क्या कर रहे हैं, a+b, मान लो अगर ऐसा कर रहे हैं हम, ठीक है। ऐसा कोई मतलब तो नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट समझने के लिए बस हम इस चीज़ को कर रहे हैं। तो देखो मैंने क्या किया, a की वैल्यू 10 थी, जब यहाँ से वैल्यू भेजी गई तो a की वैल्यू 10 हो गई, तो हमने 10 को क्या कर दिया, 11 बना दिया, और 20 को क्या बना दिया, 21 बना दिया। तो अगर हमने 10 को 11 बनाया तो वो 11 सिर्फ यहीं पे बना, ठीक है। यहाँ पे ये जो a नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, और b नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20 है, ठीक है। तो हमने a की वैल्यू क्या कर दी, 11 कर दी, और b की वैल्यू 21 कर दी, ठीक है, एक एक बढ़ा दी। तो इसका प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने इस वेरिएबल का एक कॉपी भेजा है, ठीक है, डेटा का कॉपी भेजा है, इसलिए इसका प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, कि आप वैल्यू के द्वारा कॉल कर रहे हो, ठीक है। अब देखो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कि मान लीजिए कि आपके पास एक नोट्स का पेज है, ठीक है, आपकी नोट्स थी, उसका एक पेज है, और आप अपने दोस्त को उसकी फ़ोटोकॉपी देते हो, ठीक है। आपने अपने दोस्त को क्या दिया, अपने नोट्स के एक पेज की फ़ोटोकॉपी दे दी। अगर आपका दोस्त उस फोटोकॉपी पर कुछ लिखता है या उसे फाड़ देता है तो आपके ओरिजिनल नोट्स पर उसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कॉल बाय वैल्यू किया। कॉल बाय वैल्यू किया मतलब कि हमने अपनी नोट्स नहीं दी, हमने अपने नोट्स की फ़ोटोकॉपी दी। तब उस फोटोकॉपी में चाहे वो लिखे चाहे उसको फाड़ दे, उससे हमारे ओरिजिनल नोट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, हम जल्दी समझ लेते हैं, बहुत टाइम नहीं लगाऊंगा बताने में। देखो इंक्लूड किया stdio.h, ठीक है। उसके बाद कंपाइलर ने मेन को ढूंढा, तो ये मेन नहीं है, कंपाइलर नीचे जाएगा, मेन मिल जाएगा, मेन के अंदर जाएगा। यहाँ पे देखो एक x नाम का वेरिएबल है ना, x नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है, 10 उसमें स्टोर है। अब देखो ये फंक्शन कॉल किया गया यहाँ पे, ठीक है, चेंज वैल्यू नाम का फंक्शन है जिसको कॉल किया गया है, और यहाँ पे देखो x की वैल्यू भेजी गई है, x की वैल्यू क्या है, 10 है। तो यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, फंक्शन कॉल होकर कहाँ गया, कंट्रोल यहाँ पे गया। अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए नम नाम का वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, एक नम नाम का वेरिएबल जिसमें हमने क्या वैल्यू भेजी है, 10 भेजा है, ठीक है। यही जो 10 यहाँ से गया ना, ये 10 ये जाके
ये 10 जाके कहाँ यहीं पे स्टोर हो जाएगा, इसमें नम नाम के वेरिएबल में। अब हमने क्या किया, नम में हमने 10 ऐड किया और 10 को हम मतलब 10 ऐड करने के बाद हमने नम में ही स्टोर कर दिया। तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, नम में 10 था और इसमें हमने क्या कर दिया 10 और ऐड कर दिया, तो नम की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी, नम की वैल्यू क्या प्रिंट कर दी, तो प्रिंट हो गया 20, क्योंकि नम की वैल्यू क्या है 20 है। ठीक है, अब हम वापस आए, ठीक है वापस आए अपने प्रोग्राम में। ये लाइन तो पूरी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी थी, तो ये लाइन अब एग्जीक्यूट होगी। इसमें प्रिंट कर रहे हैं कि फंक्शन के बाद मेन में वैल्यू, अब यहाँ पे मेन के अंदर जो वैल्यू है ये x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो 10 ही रहेगी। मतलब कि जो x की कॉपी भेजी गई थी उसमें जो हमने चेंजेस किए, ठीक है, उसमें जो चेंजेस किए उसका कोई प्रभाव यहाँ पे जो x है इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू 10 थी वो 10 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमने उसकी कॉपी भेजी थी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। इसमें मेमोरी में वेरिएबल की एक नई कॉपी बनती है, ओरिजिनल वेरिएबल सुरक्षित रहता है, इसमें ज़्यादा मेमोरी खर्च होती है। ठीक है, खर्च क्यों होती है, क्योंकि हम डेटा की एक और कॉपी बनाते हैं। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो डेफिनेशन है कि कॉल बाय रेफरेंस में हम वेरिएबल की कॉपी नहीं बल्कि उसका एड्रेस या रेफरेंस भेजते हैं। ठीक है, तो कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल की कॉपी नहीं भेजते, हम उसका एड्रेस ही भेज देते हैं कि जो चेंजेस करना है आप डायरेक्ट इसी में कर दो। ठीक है, कॉपी नहीं भेज रहे हैं, मतलब हमने अपने दोस्त को अपनी ओरिजिनल नोट्स ही दे दी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन और मेन प्रोग्राम दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं। मतलब कि जो फंक्शन है और जो मेन प्रोग्राम है दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, मतलब कि एक ही वेरिएबल है, दोनों उसी को एक्सेस करेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है, अगर फंक्शन के अंदर डेटा बदला तो ओरिजिनल डेटा भी बदल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपने गूगल ड्राइव पर एक फ़ाइल बनाई, जैसे कि हम जानते हैं कि गूगल ड्राइव पे हम फाइल बना सकते हैं, और फाइल बनाने के बाद अगर आपने उसका लिंक अपने दोस्त को शेयर कर दिया तो उससे क्या होता है कि अब अगर आपका दोस्त उस लिंक को खोलकर फाइल में कुछ चेंज करता है तो वह चेंज ओरिजिनल फाइल में भी दिखेगा। ठीक है, होता है ना कि हमने गूगल ड्राइव पे कुछ कंटेंट बनाया और हमने उसका एक्सेस दे दिया अपने फ्रेंड को, है ना, तो अब हमारा फ्रेंड जो चेंजेस करेगा उस फाइल में वो चेंजेस हमें भी दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ओरिजिनल डेटा का एड्रेस भेज दिया अपने दोस्त को, ओरिजिनल डेटा का एड्रेस ही सेंड कर दिया, तो अब वो जो चेंज करेगा वो डायरेक्ट हमारे ओरिजिनल डेटा पर करेगा। यही कॉल बाय रेफरेंस है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं तब हमें ये बात ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। देखो, सबसे पहले हमने इंक्लूड किया stdio.h को, उसके बाद कंपाइलर ने मेन ढूंढा तो मेन उसको यहाँ मिला, अंदर गए, यहाँ पे देखो एक वेरिएबल बनाया गया है x नाम का, तो x नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू 10 स्टोर है, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन कॉल किया गया है। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें किसी वेरिएबल का एड्रेस पास करना होता है तो हम कैसे पास करते हैं, m%x। ठीक है, m%x मतलब होता है कि x का एड्रेस। ठीक है, जब हमने पॉइंटर्स पढ़ा था ना इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस में, तब हमने इस बात को बहुत डिटेल में समझा था। अगर आपको नहीं पता कि पॉइंटर क्या होता है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा पॉइंटर वाले वीडियो का, आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि m%x मतलब होता है कि x का एड्रेस। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि x भी किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है। ठीक है, मान लेते हैं उसका इस x का जिस मेमोरी लोकेशन पे ये x स्टोर्ड है ना, उस मेमोरी लोकेशन का नंबर है 1000। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हो तो रहा है फंक्शन कॉल, चेंज वैल्यू नाम के फंक्शन को कॉल किया गया है। तो जब फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे जो कॉल हुआ है फंक्शन, वो यहाँ पे जो पैरामीटर पासिंग हुई है तो यहाँ पे एड्रेस भेजा गया है, किसका, x का एड्रेस भेजा गया है, ना कि वैल्यू, क्योंकि वैल्यू क्या है 10 है और एड्रेस हम मान रहे हैं कि 1000 है। एड्रेस होता है बहुत बड़ा होता है, हेक्साडेसिमल में होता है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि x किसी मेमोरी लोकेशन 1000 पर स्टोर्ड है। तो यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं, x का एड्रेस भेज रहे हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू भेजते हैं तो हम ये m% नहीं लिखते, है ना, m% नहीं लिखते तो मतलब x की वैल्यू भेज रहे हैं। तो x का हम क्या यहाँ पे भेज रहे हैं, फिलहाल तो हम x का एड्रेस भेज रहे हैं। तो x का एड्रेस हमने भेजा, और हम जानते हैं कि अगर हमें किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये नम क्या है, एक इंटीजर पॉइंटर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नम
ठीक है। नम क्या है, इंटीजर पॉइंटर है जो किसी दूसरे इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। ठीक है, कैसे पता चला पॉइंटर है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे एस्ट्रिक लगा हुआ है, इस एस्ट्रिक के कारण ये नम एक इंटीजर पॉइंटर है जो कि किसी दूसरे इंटीजर वेरिएबल जो कि x है इसका एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो x का एड्रेस कौन स्टोर कर लेगा, नम। ठीक है, नम क्या करेगा, x का एड्रेस स्टोर कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब कि नम जो है वो x की वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, नम जो है वो x को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं कि नम जिसको पॉइंट कर रहा है, देखो यहाँ पे एस्ट्रिक लगा है ना, इसका मतलब ये होता है कि नम जिसको पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, इस x को। ठीक है, और जब हमने एस्ट्रिक लगाया तो उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो वैल्यू है, उसके अंदर जो वैल्यू है, किसके अंदर, x के अंदर वैल्यू जो है, मतलब x के अंदर क्या वैल्यू है, 10 वैल्यू है। तो 10 में 10 ऐड करो और जो आए उसको नम के अंदर, मतलब नम जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर स्टोर करा दो। तो इसका मतलब इससे क्या होगा, इस लाइन से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, x के अंदर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम नम के थ्रू x की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो 20 प्रिंट होगी। ठीक है, आप ये ध्यान रखो कि जब यहाँ पे सिर्फ नम प्रिंट कराते, सिर्फ नम प्रिंट कराते तो नम के अंदर क्या है, 1000 वो प्रिंट होता। लेकिन एस्ट्रिक नम कराने से क्या होगा कि नम जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम जब ये सब फंक्शन कंप्लीट करके नीचे आएंगे और यहाँ पे फिर से जब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो x की वैल्यू देखेंगे तो क्या है, x की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो x की वैल्यू फिर से हमें 20 मिलेगी। मतलब कि हमने जब कॉल बाय रेफरेंस किया तो जब वैल्यू चेंज हुई है ना फंक्शन के द्वारा, तो फंक्शन ने क्या किया, हमारी ओरिजिनल वैल्यू को ही चेंज कर दिया। अब ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो गई तो जब हम मेन में आके अपनी ओरिजिनल वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो हमें अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम कॉल बाय रेफरेंस का उपयोग करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ओरिजिनल डेटा को किसी फंक्शन के द्वारा भी बदल सकते हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस मतलब कि हमने अपनी ओरिजिनल नोट्स ही अपने फ्रेंड को दे दी। ओके, अगर वो उसमें कुछ लिखता है या उसको फाड़ देता है तो हमारी ओरिजिनल नोट्स ही बर्बाद हो जाएगी। इसमें वेरिएबल की नई कॉपी नहीं बनती, बस एड्रेस पास होता है, ओरिजिनल वैल्यू बदल जाता है। यह मेमोरी को बचाता है और प्रोसेस को तेज बनाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बनाना पड़ रहा है। ओके, अब हम देखो दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस आता है तो हमें एग्जाम में टेबल के फॉर्म में भी लिखना चाहिए कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की विशेषता क्या है। ठीक है, तो देखो कॉल बाय वैल्यू में क्या पास होता है, तो कॉल बाय वैल्यू में हम क्या पास करते हैं, वेरिएबल की कॉपी हम पास करते हैं, किसमें, कॉल बाय वैल्यू में। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में वेरिएबल का एड्रेस हम पास करते हैं। ओरिजिनल डेटा पर क्या प्रभाव पड़ता है, कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल डेटा नहीं बदलता, कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल डेटा बदल जाता है। मेमोरी में क्या होता है, अलग मेमोरी अलोकेट होती है, किसमें, कॉल बाय वैल्यू में। उसी मेमोरी का उपयोग होता है किसमें, कॉल बाय रेफरेंस में। उसके बाद अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो बड़ी वैल्यूज़ कॉपी करने में धीमा हो सकता है कौन, कॉल बाय वैल्यू, और यह तेज होता है क्योंकि कॉपी नहीं होती। तो कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, फास्ट होता है, मतलब कॉल बाय रेफरेंस की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो जो फोटो कॉपी होती है वो कॉल बाय वैल्यू का एग्जाम्पल है, और जो हम गूगल डॉक शेयर करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, कॉल बाय रेफरेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम कंक्लूड कर सकते हैं आज के इस वीडियो को। कॉल बाय वैल्यू का उपयोग तब करें जब आप नहीं चाहते कि आपका ओरिजिनल डेटा चेंज हो, और कॉल बाय रेफरेंस का उपयोग तब करें जब आप चाहते हैं कि फंक्शन जो बदलाव करे वह ओरिजिनल डेटा में भी दिखाई दे। कॉल बाय वैल्यू का उपयोग हम जनरली कब करते हैं, जब हमें कैलकुलेशन के लिए वैल्यू भेजनी होती है, और कॉल बाय रेफरेंस का उपयोग हमें कब करना चाहिए, जब हम डेटा स्वैप करना चाहते हैं या कोई बड़ी फाइल प्रोसेस करना चाहते हैं, तब हम कॉल बाय रेफरेंस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट से पढ़ना है जिसमें आज हमने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को इतना डिटेल में समझा है, इतने सारे एग्जांपल्स हमने देखे आज के इस वीडियो में, अगर आपको इस नोट से पढ़ना है तो आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको जाना पड़ेगा मेरे YouTube चैनल पर और वहाँ आपको ये मोर नाम की बटन दिखाई देगी। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा ये गूगल ड्राइव का लिंक। ठीक है, इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे गूगल ड्राइव पे, जहां पे आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स मिलेंगी और आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भी नोट्स यहीं पर मिल जाएगी। आप इन नोट्स को, टॉपिक वाइज नोट्स हैं, आप इनको डाउनलोड करो और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप डायरेक्ट नोट से पढ़कर कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो कि पिछले वर्षों में इन सब्जेक्ट से, इन सेमेस्टर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड सेमेस्टर का जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे ही फिफ्थ सेमेस्टर के भी सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो भी पुराने वर्षों में पूछे गए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। अपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।